विजिबल है ये? क्लियर है? हाँ मैम विजिबल है। अब समझा दो थोड़ा तो मैं बना हाँ। लेती हूँ। ये जो एयर्स का चार्ट बना है ना, ये बेसिकली मेल्स के लिए बना है। दिस इज फॉर मेल्स ओनली, जो कि सेक्शन 8 में हमने कहा कि कैसे डिवीजन होगी, कैसे एयर्स को शेयर्स मिलेंगे। सो दिस डिवीजन इज बेसिकली फॉर मेल्स। फीमेल्स ओके के लिए आगे आएगा 14, 15, 16 सेक्शन है उनके लिए। तो ये मेल्स के लिए कि जब भी एक मेल मरेगा तो उसके क्लास 1 एयर्स में से, इनमें से कोई भी जिंदा होगा तो इन्हीं को शेयर जाएगा, इन्हीं को प्रॉपर्टी जाएगी। अब ये कौन है? अगर ये इंसान ए मरता है तो इसकी मदर इज अ क्लास 1 एयर, इसकी विडो इज अ क्लास 1 एयर। ये 16 है टोटल इंसान। ये मरेगा तो इसका बेटा और इसकी बेटी, ये क्लास 1 एयर्स है, इन सबको इक्वल जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी सेक्शन 10 में, वो मैं बाद में बता दूंगी कि कौन कौन एंटाइटल्ड है। और अगर अगर अब इसका बेटा जो है ये मरा हुआ है, ये जिंदा नहीं है, तो इसकी बीवी के पास जाएगा। और अगर इस बेटे की बेटा या बेटी है तो उनको भी जाएगा। और अगर सपोज ये भी मरा हुआ है और इसका ये बेटा भी मरा हुआ है तो इसकी विडो को जाएगा। और अगर उसके कोई बच्चे हैं तो उन दोनों को भी जाएगा। दीज आर द क्लास 1 एयर्स। वही ना, 4 जनरेशन चल रही हैं बस। ये 4 है। ए, उसका बेटा, उसका बेटे का बेटा, उसके बेटे का बेटा। सिर्फ 4 जनरेशन तक ही प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है। इसके अलावा अगर ये बेटा जो मतलब बेटा मरा हुआ है, उसका अगर बेटा जिंदा था तो उसको मिलता, अगर वो मरा हुआ है तो उसकी फैमिली को जा रहा है। प्लस अगर उस इंसान की बेटी है तो उसको जाएगा। अगर वो मरी हुई है तो उसकी सिर्फ बेटी को जाएगा, बेटे को नहीं जाएगा। दिस वॉज डन जस्ट बिकॉज 2005 के बाद ये हुआ था, ताकि हम बेटियों को ज्यादा प्रॉपर्टी दें। सिर्फ बेटों को ही हक ना दे, बेटियों को भी दे। तो इसलिए इन्होंने अलाउ कर दिया कि अगर बेटी है तो उसकी बेटी को जा सकता है, कि अगर मतलब अगर बेटी मरी हुई है तो उसकी बेटी को प्रॉपर्टी जाएगी। उसके बाद इन केस अगर अब उस इंसान की बेटी थी तो उसको प्रॉपर्टी जाएगी इक्वल एंड टू सन। पर मैम अगर अब वो जैसे कि थर्ड जनरेशन में है, इसमें वाइफ और सन का डॉटर है, इसमें सन नहीं इंक्लूडेड है इनका? डॉटर का डॉटर का, हाँ डॉटर का सन, और या फिर इसका नहीं, भी सन इसका? बाकियों का तो सन है ना, ये रहा सन है इसका, इसका सन ये रहा। तो ये तो 4 जनरेशन चल ही रही हैं। अच्छा डॉटर नहीं है, डॉटर का सन नहीं है, सिर्फ डॉटर ही है। क्योंकि ये प्रेफरेंस दे रहे थे लड़कों लड़कियों को कि हाँ जी, नाउ वी विल गिव राइट्स टू डॉटर्स आल्सो। इस वजह से इन्होंने डॉटर को दिया। ये मत लिखना अभी, ये बाद में करेंगे। उसके बाद अगर ए मर जाता तो उसके बेटे और बेटी को इक्वल राइट मिलना था। इन दोनों के पास इक्वल प्रॉपर्टी आनी थी। व्हाट इफ अगर ये मतलब उसकी जो बेटी है वो मर चुकी है तो उसके दोनों बच्चों को मिलेगी प्रॉपर्टी। और अगर इसका बेटा मर चुका है तो सिर्फ उसकी बेटी के पास जाएगी और किसी के पास नहीं जाएगी। अब इन केस अगर इसकी बेटी के पास जा रही थी, बेटी मरी हुई है, तो उसके दोनों बच्चों के पास जा सकती है, चाहे वो सन हो चाहे वो डॉटर हो। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 16 एयर्स बने हैं जिनमें प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी एज पर क्लास 1। ये सारे क्लास 1 एयर्स हैं जो कि शेड्यूल में दिए गए हैं। मैम, ये है ना इधर वाला मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, जैसे कि आपने इस साइड वाला जो फर्स्ट वाला आपने बताया, हाँ, क्या चीज? डब्ल्यू एस, जैसे कि इसमें आपने डॉटर है, डॉटर को अपने साइड में क्यों बनाया? डॉटर तो नीचे भी आ रही है जैसे सन और डॉटर नीचे। अरे नहीं, ये तो ये सन की डॉटर और सन थे ना। ये डॉटर की डॉटर कहाँ बनाते, तो मैंने साइड पे ऐसे बना दिया। अच्छा डॉटर का, अच्छा इसका सन का डॉटर। सन के दोनों बच्चे आएंगे, डॉटर की सिर्फ डॉटर आएगी। ठीक है। मतलब अगर वो बंदा मरा हुआ है तो उसका बेटे की बेटी, शी विल गेट द प्रॉपर्टी इन ओके। केस हर मदर इज नॉट अलाइव। इन बच्चों को तब भी मिलेगा अगर इनके पेरेंट्स जिंदा नहीं है। अगर सपोज ये लड़का जिंदा होता तो नीचे नहीं जाएगी प्रॉपर्टी, किसी को मिलेगी। हम्म, ठीक। बना लिया चार्ट? हाँ मैम बना दिया। ठीक है। इसके बाद ये क्लास 2 वाले हैं। अब जैसे कि फादर को क्लास 1 में नहीं बना हुआ, उसको क्लास 2 में डाल दिया। ये लास्ट हाँ में देखना, सेक्शन 30 के बिल्कुल लास्ट में इस एक्ट के। हाँ, क्लास 2। क्लास 2 एयर्स है। उसमें बेसिकली किसको बना दिया? फादर को बना दिया, क्योंकि हम्म, फादर को क्लास 1 में नहीं लिया हुआ। उसके बाद हम्म, बना दिया सन्स डॉटर सन, सन्स डॉटर्स डॉटर, ब्रदर सिस्टर। अब ब्रदर सिस्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड तो ब्रदर सिस्टर को इसमें कर दिया। प्लस हम्म, इसमें डाल दिया सन्स डॉटर्स सन, सन्स डॉटर सन,
सन्स डॉटर्स सन। अब ये डॉटर का जो सन है वो क्लास 1 में नहीं क्लास 2 में डाल दिया, तभी यहाँ पे इसका सन नहीं है। प्लस सन्स डॉटर्स डॉटर, सन्स डॉटर्स डॉटर, ये क्लास 2 की थी, इसे क्लास 1 में तो डाल दिया पर यहाँ से ओमिट नहीं किया इन्होंने। ऐसे 2 बार इन्होंने गलतियां करी हुई हैं, ऐसे 2-3। अगला जो इसकी थर्ड कैटेगरी है उसमें भी सेम मिस्टेक है। इन्होंने ये डॉटर्स को हक देने के चक्कर में यहाँ पर डाल तो दिया, पर क्लास 2 से इसे रिमूव ही नहीं किया इन्होंने। इन्होंने बस ओके। नीजक रिएक्शन आया कि हाँ जी हमें चेंजेस लाने, हमें लड़कियों को राइट देने हैं, पर इन्होंने वहां से उठाया नहीं, यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, मतलब जिसके ये सेकंड का 2 दोबारा है ये। हाँ, और ऐसे Got थर्ड कैटेगरी में देखना ऐसे ही है, डॉटर्स सन सन, डॉटर्स सन सन, यहाँ पे नहीं है तो उसे क्लास 2 में मिल रहा है। पर इसके बाद की तीनों कैटेगरीज इसमें है, डॉटर्स सन्स डॉटर, डॉटर्स सन्स डॉटर, डॉटर्स डॉटर्स सन, डॉटर्स डॉटर्स डॉटर्स। ये सारे चारों के चारों बच्चे ये क्लास 2 से उठाए गए हैं, पर क्लास 2 से इन्होंने हटाए ही नहीं है। मतलब थर्ड वाली कैटेगरी पूरी फर्स्ट में है, हाँ। ये क्लास 1 एयर है। तो इससे वैसे इसको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो है नहीं, क्योंकि इनको ऑलरेडी क्लास 1 में मिल जाएगा, तो इनको क्लास 2 में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम्म। हमारा सेक्शन 8 सेक्शन 9 ये कह रहा है ना, अगर क्लास 1 का कोई भी इंसान जिंदा है तो क्लास 1 को मिलेगा, क्लास 2 को मिलेगा ही नहीं। हाँ करेक्ट। तो इसलिए इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी में ब्रदर और सिस्टर के बच्चे, मतलब कि ब्रदर का सन, ब्रदर की डॉटर, सिस्टर का सन, सिस्टर की डॉटर, देन फादर का फादर, फादर की मदर, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जो पैटर्नल साइड के हैं, देन फादर्स विडो, ब्रदर्स विडो, फादर्स ब्रदर, मतलब ये फादर के सारे रिलेटिव्स। लास्ट 2 कैटेगरीज में आ गए मदर के रिलेटिव्स, मतलब कि मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, देन मदर के ब्रदर या सिस्टर। इनको इतना याद करने की जरूरत है, तुम्हें क्लास 1 पता होने चाहिए। क्लास 2 में से क्वेश्चन नहीं आते, क्लास 1 में से ही आते हैं बेसिकली क्वेश्चन। ठीक है। Explanation in this schedule, references to brother or sister do not include references to brother or sister by uterine blood। इसमें मतलब फुल ब्लड और हाफ ब्लड है, यूटराइन ब्लड नहीं है, जो मतलब जिनकी मदर्स सेम होती है, फादर्स अलग होते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसमें सिर्फ फुल ब्लड है जो कि सगे भाई बहन है, और हाफ ब्लड है जिनके फादर सेम है, मदर्स डिफरेंट है, पर यूटराइन ब्लड इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फादर के डिसॉल्वमेंट के अंदर कि हाँ, मेल क्या है। हाँ, इसी वजह से। ठीक है। इसके बाद हम सेक्शन 8 डिस्कस हमने कर ही लिया था ऑलमोस्ट, हम्म। जिसमें ये था कि मेल हिंदू जब डाई करेगा तो उसको कैसे मिलेगी, फर्स्टली अपॉन दी क्लास 1, अगर क्लास 1 में नहीं है तो देन क्लास 2, क्लास 2 में नहीं है तो एग्नेट्स, एग्नेट्स में नहीं है तो कॉग्नेट्स। अब ना सेक्शन 9 था ऑर्डर ऑफ सक्सेशन among the heirs specified in the schedule. Those in class 1 shall take simultaneously and to the exclusion of all other heirs. Those in the first entry in the class 2 shall be preferred to those in the second entry. Those in the second entry shall be preferred to those in the third entry and so on in succession. इस सेक्शन का क्लियरली मतलब ये है कि क्लास 1 के जो मैंने 16 एयर्स बताए हैं, इन सबको साइमल्टेनियसली शेयर मिलेगा, किसी को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस नहीं है। जितना जितना जिसका हक बनता है उतना उतना उसे शेयर मिलेगा। कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है कि अगर फादर को मिल रहा है तो हम उसे नहीं देंगे, उसको दे रहे हैं उसको नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस जिसका हक बनता है सबको शेयर मिलेगा। पर क्लास 2 में ऐसा नहीं है। क्लास 2 में जितनी कैटेगरीज है उनको तभी मिलेगा अगर ऊपर वाली कैटेगरी में कोई इंसान जिंदा नहीं है। मतलब अगर क्लास 2 की फर्स्ट एंट्री में कौन आता है, फादर, अगर फादर जिंदा है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी सीधा फादर को जाएगी, नीचे वाली कैटेगरी से हमें कोई मतलब नहीं है। पर अगर फादर नहीं जिंदा देन वी फॉल इनटू द सेकंड कैटेगरी ऑफ दिस क्लास 2, कि उसमें कौन आता है उनको दे देंगे सबको। अगर उनमें नहीं है तब हम तीसरी में आएंगे। तो ऐसे देखा जाएगा कि पहली एंट्री का कोई जिंदा है या नहीं है, अगर वो है तो उसको सारी प्रॉपर्टी जाएगी, दूसरी एंट्री तक हम आएंगे ही नहीं। ओके। ठीक है, ठीक है। देन सेक्शन 10, ये डिस्ट्रीब्यूशन है इन सब एयर्स में कैसे होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी अमंग एयर्स इन द क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल। द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरस्टेट शैल बी divided among the heirs in class 1 of the schedule in accordance with the following rules. The interstate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together shall take one share. अब इसका मतलब क्या है, जो मैंने एग्जांपल जैसे दी, ए मर गया तो उसकी जो बीवी थी उसको एक शेयर मिलेगा, पर व्हाट इफ उसकी 2-3 बीवियां थी, मतलब उसने 1955 से पहले शादी करी हुई है, अब उसकी 2-3 बीवियां हैं, तो अब सबको टुगेदर एक शेयर मिलेगा। अब इनको एक शेयर मिल गया तो दोनों बीवियों में आधा आधा बट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सबको अलग अलग शेयर मिलेगा, एक ही शेयर मिलेगा टोटल वाइफ को, और वो जितनी बीवियां हैं उसमें डिवाइड हो जाएगा। रूल 2,
The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share. अभी रूल 2 क्या कहता है कि जब ए मरा तो उसकी बीवी थे और उसका एक लड़का था, उसकी एक लड़की थी, तो सबको इक्वल शेयर मिलेगा। अगर इसे एक मिल रहा है तो इसे भी एक ही मिलेगा और इसे भी एक ही मिलेगा। तो मतलब 3 हिस्से बनेंगे, तीनों को इक्वल इक्वल प्रॉपर्टी मिलेगी। Rule 3, the heirs in the branch 1 of each predeceased son or each predeceased daughter of the intestate shall take between them one share. अब इसका मतलब ये है कि अगर जब ए मरा तो उसका जो सन था या उसकी डॉटर थी, अब वो मरे हुए हैं, तो उसका सन है, उसकी विडो है, जो भी उसकी फैमिली है, जो सन का एक शेयर आना था वो सारा इनमें जाएगा और वो एक शेयर जो सन का एक ही शेयर है ना, वो इन सब में डिवाइड हो जाएगा। इन सबको ऐसा नहीं कि अलग-अलग शेयर्स मिलेंगे, एक शेयर सन का इनकी पूरी फैमिली को मिलेगा और वो इनमें डिवाइड हो जाएगा। अब जितने भी बच्चे होंगे या बीवी होंगी, सब में वो शेयर्स इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। जैसे इसको एक शेयर आया तो इसका हाफ, इसका हाफ। अब सपोज इसकी डॉटर भी है तो उसका भी हो गया तो 1/3 हो जाएंगे। तो जैसा भी शेयर होगा एक शेयर आएगा और वो तीनों चारों में जितने भी मेंबर्स हैं उस सब में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। सिमिलर टू विद द डॉटर, अगर उसके भी बेटे या बेटियां जितने भी हैं तो एक शेयर जो भी डॉटर का होगा वो सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। Okay. Rule 4, the distribution of the share referred in Rule 3 among the heirs in the branch of predeceased son shall be so made that his widow and the surviving sons and daughters get equal portions and the branch of his predeceased son get the same portion. ये वही चीज है जो मैंने कही है कि अगर ए मरता है तो उसका जो सन है जो मर गया है तो उसकी बीवी और बच्चों को सबको इक्वल शेयर मिलेगा। Similar to this is among the heirs in the branch of predeceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get the equal portions. अब जब डॉटर मरी तो उसके बेटे और बेटियां इन सबको भी इक्वल ही पोर्शन मिलेगा। Section 11, distribution of the property among the heirs in the class 2. The property of an intestate shall be divided between the heirs specified in the one entry in class 2 so that they share equally. इसका मतलब ये है कि एंट्री के जो लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे, उनको सबको इक्वल मिलेगा। अब पहली एंट्री में तो फादर है वो तो अकेला ही लेके जा रहा है, पर दूसरी एंट्री में ब्रदर, सिस्टर, बच्चों के बच्चे हैं, तो इन सबको जितने भी मतलब जो भी लोग होंगे, 4 लोग थे, तो इन सबको इक्वल मिलेगा, कोई डिविजन नहीं होगी। मतलब अगर एक शेयर आ रहा है तो सब में 1/4 बट जाएगा। जितने लोग इक्वल पोर्शन होगी, किसी को कोई एक्स्ट्रा प्रेफरेंस नहीं है, सब में इक्वली बटेगा पूरी एंट्री में। Section 12, order of succession among the agnates and the cognates. The order of succession among the agnates or the cognates, as the case may be, shall be determined in accordance with the rules of preference laid down hereunder. Agnates और cognates अगर आते हैं तो उनमें कैसे डिवीजन होगी? One of two heirs, the one who has fewer or no degrees of ascent is preferred. जिसके ascents कम है उनको शेयर मिलेंगे, where the number of degrees of ascent is same or none. The heir is preferred who has fewer or no degrees of descent. जिसके ascent same है तो जिसके descent कम है उनको मिलेंगे. And the where the neither heirs is entitled to be preferred to the other under rule 1 or rule 2, they shall take simultaneously. और अगर उनके heirs में कोई डिविजन नहीं है ascents में, descents में, तो उन सबको इक्वल शेयर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा है हमारे पास, अब उसके ऊपर की असेंट की लाइन कितनी और नीचे की लाइन होती है डिसेंट की। अभी कॉग्नेट्स में ये देखा जाता है कि जिसके असेंट के जो लोग हैं, जितने उसके ऊपर के लोग हैं, वो कम होने चाहिए। अगर उसके मतलब 2 इंसान जैसे क्लेम कर रहे हैं, उनके असेंट की डिग्री कितनी है, अगर तो दोनों में से जिसकी कम होगी उसको दे देंगे। और अगर दोनों की जो असेंट की डिग्रीज हैं वो सेम है, दोनों ऊपर से सेम फोर फादर सेम कॉमन एंसेस्टर से आ रहे हैं और दोनों सेम लेवल पे फॉल कर रहे हैं, मतलब जैसे दोनों तीसरी जनरेशन बनते हैं, यहाँ से गिनते हुए तीसरी जनरेशन बन रहे हैं दोनों, तो ये देखना है कि डिसेंट किसका कम है, कि वो नीचे की लाइन से कितने छोटे हैं। और अगर ये सब कुछ सेम है तो उन दोनों को इक्वल दे दिया जाएगा, तो फिर तो दोनों में कोई डिविजन नहीं की जाएगी। मैम ये समझ नहीं आया, आप एग्जांपल देके समझा दो। हम देखते हैं इसका ना एग्जांपल मैंने लिखा हुआ, तो मैं दिखाती हूँ इसका।
सिर्फ लिखा दो। अब इस केस में सपोज प्रॉपर्टी मांगने वाला एक ये है SSS और FFSS, रिलेटिव्स है मतलब इनके। अब क्योंकि क्लास 1 में से कोई जिंदा नहीं है और क्लास 2 में से भी कोई जिंदा नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 जैसे SSS ले लेना क्योंकि वो उसमें फॉल कर जाएगा वरना। तो अगर ये इंसान है और ये इंसान क्लेम करने वाला है, तो अब इनकी डिग्रीज कैसे काउंट करेंगे? अब ये इंसान मरा है, इसकी प्रॉपर्टी काउंट करनी है कि किसको मिलेगी। अब इन दोनों का असेंट देखा जाएगा तो इसका तो असेंट है ही नहीं, क्योंकि ये P से नीचे है, तो ये सीधा डिसेंट में फॉल करता है, ये असेंट में फॉल नहीं करता। फिर ये इंसान जो है FFSS, ये डिसेंट में फॉल नहीं करता क्योंकि एक तरह से P के इक्वलेंट है, तो ये असेंट इसके काउंट किए जाएंगे। तो इसके असेंट कितने हैं? 1 2 और 3, क्योंकि कॉमन होता, यहाँ पे भी कोई इंसान होता। सो दिस इज 1 2 एंड 3। 3 असेंट की डिग्रीज है और इस इंसान की कोई असेंट की डिग्री ही नहीं है, तो ये हो गया असेंट की डिग्री काउंट कैसे करनी है। सपोज यहाँ से ये क्लेम कर रहा होता, तो इसकी असेंट की डिग्री यहाँ से काउंट करते 1 और 2, और इसकी देखते 1 2 3, तो इसकी कम थी तो इसको प्रॉपर्टी दे देते। इसकी असेंट की डिग्री ज्यादा है तो इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलती। पर अब हम इसको देख रहे हैं कि इसका क्या है और इसके अब डिसेंट की डिग्री कितनी है, जो कि 2 3 4 और कर जाता, और उसके और इसकी डिग्रीज में कितना फर्क आ जाता, 1 और 2। ये तो दूसरी डिग्री पर आया और ये आया 5वीं डिग्री पे, तो इससे हम प्रॉपर्टी दे देते। बेसिकली ये देखा जाएगा कि असेंट में कितनी डिग्रीज है, कितनी किसकी कम डिग्रीज है और डिसेंट में किसकी कम डिग्रीज है, ये बेसिकली देखा जाएगा कि अगर P से ऊपर A है देन B है, और इधर भी C D E है, और इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर F है। इधर A क्लेम कर रहा है, इधर C क्लेम कर रहा है, तो अब कॉमन एंसेस्टर से हम गिन रहे हैं तो कितनी डिग्रीज है, 1 2 और 3, और इसकी कितनी है 1 2 3 और 4। अब पहला क्लॉज कहता है जिसकी कम डिग्रीज है असेंट की उसे प्रॉपर्टी दी जाएगी, तो ही विल बी प्रेफर्ड, इसकी कम डिग्रीज है असेंट की। चीज समझ आई? ओके जी मैम, मैम। हाँ। ठीक है। अब अगर हम C की जगह पर D क्लेम कर रहा होता, तो हम ये देखते कि इन दोनों की डिग्रीज क्या है, सेम है, तो दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी दे देते। या फिर हम ये देखते कि दोनों की डिसेंट की डिग्री बनती है कि नहीं बनती। अब इन दोनों की डिसेंट की डिग्री नहीं बन रही है, असेंट में फॉल कर रहे हैं, P से नीचे होना जरूरी है टू फॉल इनटू डिसेंट डिग्री, क्योंकि P के नीचे जो इंसान होंगे वो होंगे डिसेंट्स, और P के जो ऊपर है वो है असेंट्स। तो इसलिए ऊपर वाले में फॉल करते हो तो हम इनकी असेंट की डिग्री देखेंगे कि जिसकी कम डिग्री है ही विल गेट दी प्रॉपर्टी। पर अगर दोनों इक्वल है तो दोनों को साइमल्टेनियसली इक्वल शेयर मिल जाएगा। अब व्हाट इफ P के नीचे उसके बेटे और उसके बेटे के बेटे, ऐसे करके कैटेगरीज बनती, एक 5वीं कैटेगरी में फॉल कर रहा है, एक चौथी में फॉल कर रहा है, तो ऑब्वियसली जिसकी कम डिग्रीज है डिसेंट की उसे प्रेफर किया जाएगा।
पर अगर इन दोनों की भी डिग्रीज इक्वल हो जाती तो दोनों को इक्वली प्रॉपर्टी दे देते। तो हमने बस डिग्री देखनी है कि जो इंसान मरा है और जो इंसान प्रॉपर्टी मांग रहा है उसकी और उस मतलब जो जो इंसान प्रॉपर्टी मांग रहे हैं उसकी और जिसकी डेथ हुई है उसकी डिग्री में, उसके रिलेशन में कितनी डिग्रीज में फॉल करता है, वो कितना छोटा है और कितना बड़ा है। मैम जितनी इसमें डिग्रीज पी की बढ़ती डेथ हुई जाएंगी। है? हम्म। पी की डेथ हुई है इसमें या एफ की? पी की डेथ हुई है, पी की डेथ हुई है। पी की डेथ हुई है तो पी की डेथ के बाद उसके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह तो वैसे इंक्लूड हो गए क्लास 2 एयर्स में, फादर भी इंक्लूड हो गया क्लास 1 एयर में, तो वो ऐसे वो तो निकल चुके हैं। मतलब इसका फादर भी नहीं आ सकता और ग्रैंडफादर भी नहीं है क्योंकि तो ऑलरेडी क्लास 1 क्लास 2 में फॉल कर चुके हैं। अब हम इसके ऊपर के एयर्स ही होंगे ना अगर कोई मांगेगा, या उनके कोई रिलेटिव्स मांग सकते हैं। अब फादर का कोई रिलेटिव या ग्रैंडफादर का कोई रिलेटिव, फादर का कोई रिलेटिव जो कि क्लास 2 एयर में फॉल नहीं कर रहा, तो हम बस ये देखेंगे उसकी डिग्री कितनी बनती है। जितने ज्यादा क्लेम करने वाले हैं उन सबकी कितनी डिग्री बनती है। अब जिसकी सबसे कम डिग्री होगी उसे हम प्रॉपर्टी दे देंगे। सिमिलर टू द केस ऑफ इसके नीचे के डिसेंट की डिग्रीज, 4 जनरेशन तो हम वैसे ही क्लास 1 में इंक्लूड कर रहे हैं और कुछ लोग जो रह गए थे उन्हें हम क्लास 2 में इंक्लूड कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमसे क्लेम कर रहा है उसकी कितनी डिग्री बनती है। मतलब इसके सन्स की 4 जनरेशन इंक्लूड थी, ये खुद, इसका सन, इसके सन का सन, इसके सन के सन का सन। अब उससे नीचे अगर कोई क्लेम करते हैं 2-3 जाने, तो वो उनकी कितनी डिग्री में फॉल करते हैं, क्या वो चौथी डिग्री पे आते हैं, 5वीं डिग्री से आते हैं, कौन सी डिग्री पे बनते हैं। जिसकी कम डिग्री होगी उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हमेशा नीचे वाली डिग्री पी से काउंट करनी है और ऊपर वाली डिग्री को कॉमन एंसेस्टर से काउंट करना है। हमेशा याद रखना, नीचे वाली डिग्रीज को हमेशा पी से काउंट करना है, जो कि इंसान मरा है दैट इज प्रोपोसिटस, उसे प्रोपोसिटस कहते हैं। और जो ऊपर के एसेंट की डिग्रीज काउंट करनी है वो कॉमन एंसेस्टर से काउंट करनी है। इसके मैं ऐसा करती हूँ, कल तुम्हें और एग्जांपल्स दे दूंगी, फिर उसे सॉल्व करोगे और क्लियर हो जाएगा। यस मैम, क्वेश्चन दे दो यस मैम। इसके। कल मैं इसके क्वेश्चन दे दूंगी थोड़े बहुत, फिर उसे 1-2 सॉल्व मैं करवा दूंगी और बाकी तुम खुद करना, फिर समझ आने लग जाएगा। कोई डाउट होगा ना फिर निकल जाएगा। एक मैं सोचू तुम्हें अगर क्लास 1 की समझ आए तो मैं क्लास 1 की भी क्वेश्चंस दूं तुम्हें कल, इन केस इफ यू कैन सॉल्व, तुम्हें थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्योंकि ऐसे यस इतना मैम, सॉल्व तो करने वाले आएगा तो, मैम। हाँ कि मतलब तुम्हें बिल्कुल सॉल्व करने वाला नहीं आ सकता, पर तुम्हें ऐसे एयर्स के बारे में थोड़ा बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन तो आएगा प्री में। क्योंकि जब वो क्लास 1 ही तो तुमसे पूछ रहे हैं, अब क्लास 1 तो तुम्हें याद होने ही पड़ेंगे। आसान है, 1-2 बार पढ़ोगे ना वैसे भी याद हो जाएगा। मैं कल तुमसे इन दोनों चीजों पे क्वेश्चंस करवा लेती हूँ, ठीक है। ठीक है मैम। इसे एक बार आज रिवाइज कर लेना, मैं आगे पढ़ा रही हूँ और इनके क्वेश्चंस मैं कल दूंगी, ठीक है। सेक्शन 13, कंप्यूटेशन ऑफ डिग्रीज फॉर द पर्पस ऑफ तो रूल डिटरमाइनिंग द 3 नहीं ऑर्डर। समझ आया मुझे। क्या चीज नहीं समझ आया? रूल 3, रूल जिससे 3 साइमल्टेनियसली लेंगे तो मतलब ये कि जो प्रोपोसिटस था, मतलब पी था, अब उसकी जो नीचे की डिग्रीज थी उन दोनों की डिग्री सेम है, अब वो भी चौथे नंबर पे फॉल कर रहा है, वो भी चौथे नंबर पे फॉल कर रहा है, तो दोनों को इक्वल दे देंगे प्रॉपर्टी। ओके ठीक है। और सेम इज इन एसेंस, अगर मतलब कोई भी डिग्री है और उन दोनों की सेम आती है, अगर एसेंट में भी दोनों सेम डिग्री पे फॉल कर रहे हैं, थर्ड पे फोर्थ पे जो भी है, तो उनको भी हम साइमल्टेनियसली सेम इक्वल शेयर दे देंगे, दोनों को प्रॉपर्टी मिलेगी बराबर में, ओके मैम। ठीक है। इसका क्वेश्चन इस पे नहीं बनेगा, तो तुम्हें नोटबुक पे कल करवाते हो इसके क्वेश्चन, कल आई गिव यू 2-4 क्वेश्चन ना, समझ आ जाएगा। सेक्शन 13, computation of degrees for the purpose of determining the order of succession among agnates or cognates, relationships shall be reckoned from the interstate to the heirs in terms of degree of ascent or degree of descent or both as the case may be। कि जब भी तुमने डिटरमाइन करना है एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के मतलब डिग्रीज को डिटरमाइन करना है, तो हम इंटरस्टेट से काउंट करेंगे जितनी उसकी डिग्री बन रही है डिसेंट और असेंट की, मतलब उसको हम काउंट करते हैं अगर वो उसमें इंक्लूड हो रहा है। मतलब अगर प्रोपोसिटस उस डिग्रीज में फॉल करता है
तो प्रोपोसिटस विल बी काउंटेड। और अगर वो इंसान है ही उससे बहुत ऊपर, मतलब ऊपर से काउंट होगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। अब जैसे नीचे से वो काउंट ही प्रोपोसिटस को लेके कर रहा है 1 2 3 4, तो इसे हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। डिग्रीज ऑफ असेंट एंड डिसेंट शैल बी कंप्यूटेड इंक्लूसिव ऑफ द इंटरस्टेट, मतलब ही विल बी इंक्लूडेड इन द डिग्रीज, फर्स्ट सेकंड जो भी इसका नंबर फॉल करता है तो ये इंक्लूड किया जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, सेक्शन 14। ये तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 14 15 16। ये बेसिकली फीमेल की प्रॉपर्टीज को लेकर है कि फीमेल की प्रॉपर्टी की कैसे डिवीजन होगी, क्या उसका राइट बनता है। सो दिस इज सेक्शन 14 15 16। 14 says any property possessed by a female Hindu, whether acquired before or after the commencement of this act, shall be held by her as her full owner thereof and not as a limited owner. फीमेल के पास अगर कोई भी प्रॉपर्टी है इस एक्ट के आने से पहले या आने के बाद, वो उसकी फुल ओनर मानी जाएगी, ना कि लिमिटेड ओनर। वो प्रॉपर्टी उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बन जाएगी और उसका सिर्फ उस पर लिमिटेड राइट नहीं होगा, एब्सोल्यूट राइट बन जाएगा, जिससे वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकती है, उसको यूज कर सकती है, किसी भी तरीके से उसे यूज कर सकती है, उस पर कोई बार नहीं है, जो कि पहले नहीं था। इससे पहले 1956 में जो प्रॉपर्टी फीमेल के पास होती थी ना, वो सिर्फ लाइफ टाइम के लिए होती थी प्रॉपर्टी, और जैसे ही फीमेल मरती थी प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक टू द heirs ऑफ द मेल। और इस दौरान ये जो लाइफ टाइम में फीमेल के पास प्रॉपर्टी होती थी, इसे वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती थी किसी भी तरीके से, मतलब ना किसी को गिफ्ट कर सकती थी, ना किसी को ट्रांसफर कर सकती थी, ना किसी को सेल कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी वो प्रॉपर्टी के साथ। वो सिर्फ अपने जिंदा रहने तक उस प्रॉपर्टी के इंजॉय कर सकती थी, मतलब उसमें रह सकती थी, पर उसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती थी। और उसकी डेथ पे वो प्रॉपर्टी वापस चली जाती थी जो भी एयर्स थे मेल के, मतलब उसके हस्बैंड के एयर्स के पास उसकी प्रॉपर्टी वापस चली जाती थी। बट आफ्टर दिस सेक्शन 14 जब आया, तो उससे उसको प्रॉपर्टी का फुल ओनरशिप मिल गई, अब उसके पास सारे हक हैं। Explanation in the subsection property includes both movable and immovable property acquired by female Hindu by inheritance or device or at partition or in lieu of maintenance, arrears of maintenance, gift from any person, whether a relative or not, before, at or after her marriage, or by her own skill or exertions, or by purchase or by prescription or in any other manner whatsoever, and also any such property held by her as Stridhan immediately before the commencement of this act. अब इसमें प्रॉपर्टी की इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन इस वजह से दी है कि पहले के समय में उसकी प्रॉपर्टी डिवाइड की जाती थी दो कॉन्सेप्ट्स में, स्त्रीधन और नॉन स्त्रीधन। ये एक डिवीजन होती थी प्रॉपर्टी की, फीमेल्स की प्रॉपर्टी की, इस एक्ट से पहले, जिसमें स्त्रीधन जो प्रॉपर्टी होती थी, स्त्रीधन में जो आती थी चीजें, वो तो फीमेल की हैं, वो तो उसका एब्सोल्यूट राइट है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे दिया, उसको उसके मैटरनल रिलेटिव्स के गिफ्ट से आया, उसने किसी जॉब से लिया, उसने कहीं से एक्वायर किया, किसी भी इंसान से खुद से एक्वायर किया। और नॉन स्त्रीधन होता था जो कि उसे अपने हस्बैंड की साइड से प्रॉपर्टी आई है, जो कि उसकी डेथ के बाद उसके हस्बैंड के साइड को ही वापस चली जाएगी, वो थी उसकी नॉन स्त्रीधन प्रॉपर्टी। तो ये दो तरह की डिवीजन थी प्रॉपर्टीज की, जिसे 1956 से पहले हम ऑब्जर्व करते थे, जिसमें वो स्त्रीधन को तो कैसे मर्जी यूज कर सके, पर नॉन स्त्रीधन को वो यूज नहीं कर सकती थी अपनी मर्जी के हिसाब से, मतलब शी कैन नॉट डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है उसका। पर अब आफ्टर दिस एक्ट, इस अब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूड कर ली, क्योंकि अब कोई डिविजन नहीं है प्रॉपर्टी की, अब सारी प्रॉपर्टीज उसकी खुद की प्रॉपर्टीज हैं। सो इट इंक्लूड्स मूवेबल, इमूवेबल, इनहेरिट की, किसी से पार्टीशन में आई, विल में आई, मेंटेनेंस में आई, गिफ्ट, खुद की स्किल्स मतलब जॉब से आई, किसी भी तरीके से उसके पास प्रॉपर्टी आई, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। अब उसके पास सारा एब्सोल्यूट राइट है उस प्रॉपर्टी पे, जिसे वो कुछ कैसे भी करके किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ, यूटिलाइज, कुछ भी कर सकती है। Clause 2. Nothing contained in subsection 1 shall apply to any property acquired by way of gift or under a will or any other instrument or under a decree of court or under an award where the terms of the gift, will, other instrument, decree, order, award prescribed or restricted in state in such property. अब इन सब चीजों का एक एक्सेप्शन है कि अगर वो प्रॉपर्टी इन फॉर्म्स में से आई है, जैसे कि गिफ्ट, किसी डिक्री, अवार्ड, विल, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी भी एग्रीमेंट से आई है हमारे पास प्रॉपर्टी, अगर उस एग्रीमेंट में जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें साफ साफ लिखा है
कि हम तुम्हें एक लिमिटेड इंटरेस्ट दे रहे हैं इस प्रॉपर्टी में, तो वो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट लिमिटेड ही रहेगा और वो एब्सोल्यूट नहीं बनेगा, प्रोवाइडेड ये उसमें लिखा होना चाहिए, उस डिक्री में लिखा होना चाहिए कि हाँ जी, इस फीमेल को हम ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं, पर सिर्फ इसकी लाइफ टाइम के लिए, इसके बाद ये प्रॉपर्टी हमारे पास वापस आ जाएगी। अगर ये कंडीशन स्पेसिफिकली उस एग्रीमेंट, उस गिफ्ट में लिखी हुई है, देन प्रॉपर्टी में उसका लिमिटेड राइट ही रहेगा, एब्सोल्यूट राइट नहीं बनेगा। अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है तो शी इज एन एब्सोल्यूट ओनर, अदरवाइज वो एक लिमिटेड ओनर है, जो कि प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद रिवर्ट बैक हो जाएगी। समझ आया? यस मैम। Then section 15 जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन एंड केस ऑफ फीमेल हिंदू। इसकी प्रॉपर्टी की डिवीजन अब कैसे है फीमेल की? द प्रॉपर्टी विल ऑफ अ फीमेल shall devolve according to the rules set out in section 16, firstly upon the son, daughter, including the children of any predeceased son or daughter and the husband. अब जब फीमेल मरती है तो पहली उसकी कैटेगरी कौन सी है? उसका हस्बैंड, उसके बच्चे। अब अगर उसका बच्चा मरा हुआ है तो उसके बच्चे, अगर बेटी मरी हुई है तो उसके बच्चे। सो इसमें पहली कैटेगरी में सिर्फ उसका हस्बैंड और बच्चे आते हैं और बच्चों के बच्चे आते हैं, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में अपॉन द एयर्स ऑफ द हस्बैंड। अब इनमें से कोई भी इंसान जिंदा नहीं है, देन हस्बैंड के एयर्स। हस्बैंड के एयर्स कौन हो सकते हैं? हस्बैंड का फादर, मदर, जो भी मतलब वो क्लास 1 में फॉल करते हैं। मदर आ गई, उसका कोई बच्चा है, अगर बच्चा भी इसमें नहीं है तो उसका ब्रदर, सिस्टर, क्लास 2 में चले जाएंगे फिर हम, कि उसका ब्रदर है, उसका सिस्टर है, कोई और रिलेटिव है। थर्डली अपॉन दी मदर एंड फादर। अगर हस्बैंड भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो फीमेल के पेरेंट्स के पास जाएंगे। अब नाउ फोर्थली अपॉन द एयर्स ऑफ फादर एंड फिफ्थली अपॉन द एयर्स ऑफ मदर। अगर पेरेंट्स में से फादर नहीं है, मतलब अगर दोनों ही नहीं है, तो पहले हम फादर के एयर्स को कंसीडर करते हैं, फिर हम मदर के एयर्स को कंसीडर करते हैं। सो दिस इज अ चार्ट कि पहले जाएंगे उसके हस्बैंड या बच्चे, अगर हस्बैंड या बच्चे नहीं है तो हस्बैंड के एयर्स, वो भी नहीं है देन पेरेंट्स, पेरेंट्स नहीं है तो फादर के एयर्स, अगर वो नहीं है तो मदर के एयर्स। सो दिस इज अ डिविजन फॉर फीमेल्स प्रॉपर्टी। ये तो सिंपल है, ये तो वैसे ही याद हो जाएगी। Notwithstanding anything contained in subsection 1, any property inherited by a female Hindu from her father or mother shall devolve in the absence of any son or daughter of the deceased, including the children of any predeceased son or daughter, not upon the other heirs referred in subsection 1 in the order specified therein, but on the heirs of the father. अगर वो जो प्रॉपर्टी उसके पास है वो डिवॉल्व, मतलब जो उसके पास आई थी वो उसके पेरेंट्स से आई थी, तो उस प्रॉपर्टी की जो मतलब जो हम उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवॉल्व होगी जो उसकी प्रॉपर्टी, वो उसके पेरेंट्स के ही हिसाब से होगी, मतलब वो उसके फादर को जाएगी, और अगर फादर नहीं है तो उसके फादर के एयर्स को जाएगी। पहले वाली जो क्लासिफिकेशन है हम उससे कोई मतलब नहीं रखते कि अगर उसके फादर की जो प्रॉपर्टी आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले उसके हस्बैंड को प्रेफर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उसकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, मतलब लड़की के मैटरनल साइड से प्रॉपर्टी आई है, तो पहले उसके बच्चों को देखेंगे, अगर बच्चे नहीं है देन फादर और उसके एयर्स को मिल जाएगी प्रॉपर्टी। इसमें हस्बैंड का कोई हक नहीं होगा, इसमें मदर का भी कोई हक नहीं है, इसमें सीधा इन्होंने फादर के एयर्स को इंक्लूड करा है, या तो बच्चे या फिर फादर के एयर्स, विच इम्प्लाइडली इंक्लूड्स फादर ऑल्सो, कि अगर फादर जिंदा है तो ऑब्वियस है फादर के पास, अगर फादर नहीं जिंदा तो फादर के एयर्स के पास जाएगी। ये वो प्रॉपर्टी है जो कि फादर या मदर दोनों में से किसी ने भी दी हो, चाहे दोनों ने इकट्ठे दी हो। इसकी डिवीजन इस तरीके से होगी। Clause B, any property inherited by a female Hindu from her husband or from her father-in-law shall devolve in the absence of any son or daughter of the deceased, including the children of any predeceased son or daughter, not upon the other heirs referred in subsection 1 in the order specified, but upon the heirs of the husband. Similar to this, अगर वो अपने पति की साइड से प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, मतलब पति ने दे दी, अपने उसके ससुर ने दे दी, तो वो प्रॉपर्टी या तो उसके बच्चों को जाएगी, अगर प्रॉपर्टी बच्चे नहीं है तो उसके हस्बैंड के एयर्स को जाएगी, और अगर हस्बैंड जीता है तो ऑब्वियसली इंप्लाइड है हस्बैंड के पास चली जाएगी, और इट विल नॉट गो टू दी पेरेंट्स। ये एक डिविजन बना दी है कि जो मैटरनल साइड से प्रॉपर्टी है उनके पास जाएगी, और जो हस्बैंड की साइड से प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड की साइड ही जाएगी। सो दिस इज अ डिविजन फॉर फीमेल प्रॉपर्टी की डिविजन के लिए, इसकी डिवोल्यूशन ऐसे होगी।
ये प्रॉपर्टी की सोर्स पे डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी. So source forms an important aspect while devolving the property of a female. समझ आया कोई चीज में डाउट? तो मैम इसका मतलब ये है जो 15(1) में है ये सारी प्रॉपर्टी का ये जो दे रखा है तो ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए तभी वो हाँ एसेट डिसॉल्व हो. हाँ करेक्ट. अदरवाइज वो क्लॉज 2 में चली जाएगी बस, कि जहां से आई है उस हिसाब से भेजो. सेक्शन 16. एक सेकंड, कमेंट में ना नीचे थर्ड पॉइंट आई गेस तुम्हारे में हो तो, भगत राम बाय एलआर वर्सेस तेजा सिंह, है ही केस कमेंट्स में सेक्शन 15 के नीचे? नहीं मैम मेरे में नहीं है. अच्छा रुको मैं शेयर करके देखती हूँ. ये थर्ड पॉइंट है, अगर क्लियर आ रहा है तो, ये तो मैं इसकी फोटो सेंड कर दूंगी. द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, ये भगत राम वर्सेस तेजा सिंह, इसमें हुआ था कि सोर्स फ्रॉम विच द प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड बाय फीमेल इज मोर important for the purpose of devolution of the property. The fact that a female Hindu originally had a limited right and later acquired the full right in any way would not alter the rules of succession given in subsection 2 of section 15. बस इस सेक्शन में इस केस में क्लियरली ये बताया गया है कि सोर्स फॉर्म्स इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल डिटरमाइनिंग कि किसके पास प्रॉपर्टी जाएगी. ले लिया स्क्रीनशॉट, आ गई साफ फोटो? आई होप क्लियर आ रही है फोटो. यस मैम. ठीक है, अब मैं हटाती हूँ. तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें बेसिकली ये है कि उसका मतलब सोर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है डिटरमाइन करने के लिए कि उसकी डिवीजन डिवोल्यूशन कैसे होगी. नाउ सेक्शन 16, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द heirs. आई गेस ये क्लास का टाइम हो गया, वैसे एंड ही होने वाला है. इसको कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसे बीच में क्लास नहीं तो बंद हो जाएगी. ठीक है मैम. ठीक है, और मैं कल तुम्हें इसके वो थोड़े क्वेश्चन दे दूंगी, एक बार सेक्शंस को पढ़ के जरूर आना, शेड्यूल को पढ़कर आना, और ये जो डिवीजन थी एग्नेट्स कॉग्नेट्स की, इन सबको पढ़ के आना. ठीक है. फीमेल की डिवीजन बहुत ही कम आती है, वैसे भी बहुत आसान है कि क्योंकि वो है ही बहुत सिंपल, तो उस पे वैसे भी क्वेश्चन अगर आएगा ना तो वो क्लॉज पे आएगा कि प्रॉपर्टी का सोर्स ये था तो किसके पास जाएगी. उसकी डिवीजन बहुत ही रेयर चांसेस है कि तुम्हें आ जाए ऐसे करने, पर मेल की प्रॉपर्टी की डिवीजन पे क्वेश्चन आ सकता है. सो वो मैं तुम्हें कल करवा दूंगी. ठीक है, ठीक है. मैम एक ओके. इलेजिटिमेट चाइल्ड के भी राइट्स वगैरह इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट में ही है उनमें जो मतलब आगे. इलेजिटिमेट चाइल्ड एक्चुअली इज कनेक्टेड टू फीमेल, तो फीमेल का तो वो लेजिटिमेट है, तो उसको यहाँ पे तो प्रॉपर्टी फीमेल में तो मिलेगी ही मिलेगी. ठीक है. फादर साइड से है वो उसमें थोड़ा ये चैलेंजेबल उसमें नहीं रहेगा. मिलेगी क्योंकि वो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ना, तो इलेजिटिमेट बच्चों का कोई हक नहीं होता इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, तो ही ठीक है. विल नॉट गेट द प्रॉपर्टी, पर फीमेल में से मिलेगी. सेक्शन 3 क्लॉज जे पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि जो इलेजिटिमेट बच्चे हैं दे आर कनेक्टेड टू देयर मदर्स. थैंक्स मैम. ठीक है, ओके, सो विल टेक अप बाय टुमारो. बाकी सारा कुछ एक बार रिवाइज करना. ओके